हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस जो आपके सीए इंटर ग्रुप 1 का पेपर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबका वेलकम है और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फाउंडेशन पास किया है या डायरेक्ट एंट्री हुई है और आपने सीए कोर्स को चुना है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, 3 प्रैक्टिकल और एक लॉ सब्जेक्ट है थ्योरी पेपर, जिसको हम थ्योरी ना ही कहें तो बेटर है। आगे हम समझेंगे कि इसको भी हम प्रैक्टिकली लेकर ही चलने वाले हैं। तो आज मैं जो आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास, इसमें हम बेसिक बात करेंगे कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ना है, लॉ कैसे क्या होता है, कैसे बना, कंपनी क्या होती है और कंटेंट क्या है इसके। तो आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेस बनाने के लिए कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है जी। तो आओ शुरू करते हैं। एक बार आपका पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ये देखो जी, आप ये मान के चलो कि ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट की तरह ही करियर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। चाहे आप अकाउंट्स में जाओगे, अकाउंट्स, टैक्स, तो कहीं ना कहीं कंपनी या कंपनी लॉ रिलेट होता है और अदर लॉज भी कहीं ना कहीं लाइफ में रिलेट होंगे। और आप ये तो मान के चलो कि आप सीए में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके, चाहे आप जॉब में जाओ चाहे प्रैक्टिस करो, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। जैसे हम स्कूलिंग में पढ़ते थे तो कई सब्जेक्ट ऐसे लगते थे कि शायद हमें ज़रूरत ना पड़े अपने करियर में इसकी, बट पढ़ने थे। बट यहाँ पर अब आपने स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कोर्स चूज़ किया है, तो या तो हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो पास होने के लिए ही नहीं, आपको अपने प्रोफेशन में भी, और पास होने के लिए तो है ही है, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट अगर आपका बिलो 40 रह जाता है मार्क्स का तो आपको ग्रुप क्लियर करने में दिक्कत आती है। तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ना, समझना और उसको प्रैक्टिकली ग्रैस्प करना है कि हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, कि वो क्यों पढ़ाया जा रहा है और हमारी लाइफ में कैसे काम आने वाला है, क्योंकि आपने इसी का ही एडवाइजरी और कंसल्टेंसी रोल देना है। तो इंस्टीट्यूट ने आपको ये जो सब्जेक्ट दिया है इसके दो पार्ट किए हैं, कॉरपोरेट एंड अदर लॉस। कॉरपोरेट लॉस तो आ गए ये कंपनी के लिए लॉ। तो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे कि कंपनी क्या होती है और ऐसा क्या है कि कंपनी के लिए पूरा एक हमें लॉ पढ़ाया जा रहा है। और उसके लिए अभी ये 10 चैप्टर्स हैं आपके पास, सेक्शन 1 से लेकर 470, ओ सॉरी 148, टोटल सेक्शन कंपनी लॉ में 470 है। 470 से भी ज़्यादा है, अब तो एक्सटेंशन हो चुकी है उसमें, बट बोले 470 ही जाते हैं। और 1 से 140 आपको इंटर लेवल पर पढ़ाया जाएगा और बाकी के सेक्शन आप फाइनल लेवल में पढ़ोगे। तो सेक्शन 1 से लेकर 148 तक आपके पास 10 चैप्टर्स दिए गए हैं। और अदर लॉज में ये आपका एक जाना पहचाना लॉ है जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। हालांकि कंपनी लॉ भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, बट वो तो आपने बहुत थोड़ा पढ़ा है, अब तो आप पूरा उसको विद प्रोविजंस पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट, अदर लॉज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, ये आपके लिए नए हैं। ये 4 और ये 10, टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आज हम सबसे पहले ये उठाते हैं कि ये कंपनी लॉ जो है, व्हाट इज़ कंपनी, और इसके लिए ऐसा क्या हुआ कि पूरा कंपनी लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो शुरू करते हैं जी। आज बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो। देखो जी, हमारा सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, जैसे हमने बात की कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इसके ऊपर लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इस कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी, कंपनी के लिए लॉ जो बना वो हम पढ़ रहे हैं, और ये लॉ क्यों बना और कैसे बना। तो हमने इन चीज़ों को कवर करना है कि लॉ क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, कैसे बना, क्या हुआ, ये सब हम बात करेंगे।
तो एक बार हम सिंपल सी बात करें कि अगर हम कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं कि कंपनी, जैसे आपने बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में भी पढ़ा होगा, अपने 11th-12th में या बीकॉम में कहीं पढ़ा होगा या फाउंडेशन में पढ़ा होगा, कंपनी मींस जब हम बात करते हैं कि फॉर बिजनेस, की कोई बिजनेस एक्टिविटी करेगी कंपनी। अब बिजनेस एक्टिविटी कंपनी के अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो रही है, पार्टनरशिप में भी हो रही है और एचयूएफ में भी हो रही है। हम ये एक मोड ऑफ बिजनेस है। सपोज हमें या एक मिस्टर ए है, उनको बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उनको चूज करना पड़ता है बिजनेस की एंटिटी। क्या एंटिटी वो चूज करेंगे? वो एंटिटी वो अकेले रहना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटर में आ जाए, किसी और के साथ करना चाहते हैं पार्टनरशिप में आ जाएं, और पार्टनरशिप से ही आगे जुड़ता हुआ नाम आ जाता है कंपनी। कंपनी में अब 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक 1 पर्सन कंपनी, आपने सुना होगा, ये एक नई कंसेप्ट आई थी 2013 कंपनी लॉ में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एक कॉर्पोरेट फॉर्म दे दी गई। नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्पेशलाइज लॉ नहीं है, स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि आपको यहाँ रजिस्टर्ड होना है और ऐसे काम करना है। आज़ाद है, जब मर्जी काम करें, जब मर्जी बंद करें। बट जब आप कॉर्पोरेट फॉर्म में, मतलब कंपनी की फॉर्म में आ जाओगे, तो आपको रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी मर्जी से ना आप कंपनी बंद कर पाओगे। तो इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर एक सोल प्रोप्राइटर काम करना चाहता है तो वो 1 पर्सन कंपनी बनाएगा। और अगर दूसरा हमारे पास पार्ट आ जाता है पार्टनरशिप। जब हमसे अकेले से काम नहीं हो पा रहा, हम किसी और को साथ मिलाते हैं, तो हम किसी को भी अपने साथ क्यों मिलाएंगे? या तो हमारे पास उस बिजनेस को करने के लिए फंड्स नहीं है, या हमारे पास स्किल्स नहीं है, मैनेजमेंट पावर नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जब हम अकेले बिजनेस नहीं कर सकते तो हम किसी और को बुला लेते हैं, तो पार्टनरशिप हो जाती है। और ऐसे ही पार्टनरशिप का अदर फॉर्म आ जाता है कि हम अगर कॉर्पोरेट फॉर्म में जाएं तो प्राइवेट कंपनी बना लें, या हम पब्लिक कंपनी बना लें। ये मिनिमम 2 और मोर लोगों से स्टार्ट होएगी, और ये मिनिमम 7 से लेकर जितने मर्जी। अब मैं इसके बिल्कुल स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा, मैं जनरल हम क्या समझे कि अगर किसी भी पर्सन को, अगर ये कोई मिस्टर ए हैं, वो सोच रहे हैं बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उनको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको एंटिटी क्या रखनी है, बिजनेस की एंटिटी क्या रखनी है। तो वो अगर अकेला काम करना चाहते हैं, अगर वो एलोन काम करना चाहते हैं, सोल करना चाहते हैं अकेले, तो वो किस में जाए? सोल प्रोप्राइटर में जाए। या वो क्या बनाए? 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। अगर वो अकेले नहीं करना चाहते, विद अदर्स किसी और को मिलाना चाहते हैं, चाहे वो कैपिटल रीजन है चाहे मैनेजमेंट रीजन है, उसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं कि वो या तो पार्टनरशिप में चले जाएं या वो कंपनी में चले जाएं। और पार्टनरशिप का एक फॉर्म और आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी भी। तो वो भी एक तरह से कंपनी की तरह ही होती है, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का रास्ता है। तो अभी हमें बेसिकली तो डायरेक्ट कंपनी पर आना है, हमें ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़नी है ना यहाँ पार्टनरशिप पढ़नी है, सीधा हम कंपनी के लिए आएंगे। तो हमने अभी ये समझा कि अगर एक पर्सन किसी और के साथ काम करना चाहता है, अकेला नहीं कर पा रहा, या वो कॉर्पोरेट फॉर्म में आना चाहता है। कॉर्पोरेट फॉर्म का मतलब है कोऑपरेशन से वर्ड मिला, कॉर्पोरेट कि मिलकर काम करें, लार्ज स्केल एक्टिविटी पे काम करें। तो वहाँ पर हमें रजिस्टर्ड होना, जब हम कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो हम उसको कॉर्पोरेट फॉर्म वर्ड यूज़ करते हैं। और कॉर्पोरेट फॉर्म में आने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी बेटर रिकॉग्निशन हो जाती है। अब देखो, मान लो आप या आपके घर में कोई भी जॉब करना चाहता है, तो अगर आप कहो कि आपको जॉब करनी है, या आपसे पूछा जाए कि आपका ड्रीम कहाँ है, आप कहाँ जॉब करना चाहते हो, तो या तो आप बोलोगे गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, या आप बोलोगे प्राइवेट सेक्टर। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते और प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कंपनी। तो अब दूसरा वर्ड क्या आएगा? यार किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए या आप ये चाहोगे कि किसी सोल प्रोप्राइटर लाला की दुकान में मिल जाए या पार्टनरशिप फर्म में मिल जाए। तो अगर आपको चॉइस दी जाए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, तो ऑब्वियसली आप क्या कहते हो? यार कोई बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी मिल जाए। तो कंपनी वर्ड जब माइंड में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रिकॉग्नाइज एंटिटी है।
हमारे को भरोसा आता है, हमें अपना ग्रोथ के चांस वहाँ लगते हैं, हमें वहाँ छोटे बिजनेसमैन के पास ग्रोथ के चांस नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं हम ये रिलेट कर जाते हैं कि बिग बिजनेस मीन्स कंपनी। मतलब हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, मीडियम स्केल के बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में काम करते हैं। बट जब बिजनेस का स्केल बढ़ जाता है तो वो कंपनी की फॉर्म में आ जाते हैं, या अदर रीजंस भी हैं, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, सपोज एक मिस्टर ए ये बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस के लिए उनको क्या क्या डिसाइड करना है? एक तो बिजनेस एंटिटी डिसाइड करनी है, दूसरा उनको बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, तीसरा उनको मैनेजमेंट करना है। अब बिजनेस ये सब किस पे डिपेंड करेंगे? साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेंगे, साथ में कैपिटल आएगी तो वो अपना रिस्क भी डिसाइड करेंगे। अब अगर स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल है तो वो कहते हैं ठीक है, मैं सोल प्रोप्राइटर में अकेला ही बिजनेस करूंगा, मेरे अपने डिसीजन रहेंगे, मैं किसी और को मिलाना नहीं चाहता, मैं खुद कमाऊंगा, खुद ही मेरा प्रॉफिट होगा, मैं ही मैनेज करूंगा। दूसरा, वो अगर मीडियम बिजनेस में जाना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटर में भी जा सकते हैं, या वो क्या यूज करने, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जब आ जाएंगे तो वो दो लोग हो जाएंगे या दो से ज्यादा। अब वो पार्टनरशिप में क्यों जाना चाहेंगे? वो अकेले बिजनेस क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि बिजनेस का साइज बढ़ रहा होगा, ज्यादा पैसे की जरूरत है, रिस्क नहीं लेना चाहते, या मैनेजमेंट की जरूरत है। तो आप कभी भी दूसरे आदमी को अपने बिजनेस में तभी मिलाओगे जब आप उसको अकेले को हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको प्रॉफिट शेयर भी करना पड़ेगा उसके साथ, मैनेजमेंट डिसीजन भी शेयर करने पड़ेंगे, अपनी नहीं चला पाओगे। तो पार्टनरशिप में आदमी तभी जाता है कि नॉर्मली थोड़ा सा बिजनेस साइज बढ़ रहा है या हमारे पास कैपिटल नहीं है। और अगर हम लार्ज स्केल बिजनेस पर जा रहे हैं, अब लार्ज स्केल बिजनेस पर अगर जाएंगे तो रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। लार्ज स्केल बिजनेस में रिस्क और ज़्यादा बिग हो जाएगा, कैपिटल हमें और ज़्यादा चाहिए, मैनेजमेंट डिसीजन और ज़्यादा। तो उस केस में हम पार्टनरशिप में तो जाएंगे, बट पार्टनरशिप अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती चली जाए तो उसको भी मैनेज करना आसान नहीं होता। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में रह रहे हो तो मैं आपके ऊपर लेस रिस्ट्रिक्शन दे रही हूँ, आपको कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, कुछ नहीं करना, आप अपना काम करो। बट अगर आप कंपनी की फॉर्म में आ रहे हो तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कंपनी एक्ट के अंडर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। मतलब अगर बिजनेस का साइज, अगर हम कहें कि बिजनेस का साइज, रिस्क, कैपिटल, मैनेजमेंट, अगर ये सब स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को देखकर ही कोई पर्सन डिसाइड करेगा कि मेरे को बिजनेस एंटिटी क्या करनी है। बट जब आप लार्ज स्केल बिजनेस में जाओगे तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा आ जाएंगी क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा। अब एक आदमी जब कैपिटल ज़्यादा लगाएगा, पार्टनर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो डिस्प्यूट होने के भी कारण हैं, मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट को उनके ऊपर वॉच भी रखनी है। सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी का वर्ड का भी मतलब हमें समझना है कि ये लिमिटेड वर्ड क्यों दिया गया, उसको हम आगे समझेंगे, रीजन क्या है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि हम कंपनी का मतलब समझें कि कंपनी क्या है। तो जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो हम कंपनी की फॉर्म में आएंगे। तो अगर हम लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी की फॉर्म में आए। और आपने ये देखा होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं वो कंपनी की फॉर्म में ही हैं। आप अपने घर में डेली नीड की चीज़ें अगर सुबह से शाम तक नोट करो कि आप क्या क्या चीज़ें बनाते हो और यूज़ करते हो, तो जो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो क्या सारी आप बना सकते हो डेली नीड की? आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, नहाने गए, आपने सोप यूज़ किया, शैम्पू यूज़ किया, क्रीम यूज़ की, आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेड बटर जैम या जो भी आपने ब्रेकफास्ट में मील लिया, आपने आटे का यूज़ किया,
आपने कपड़े पहने, उसके बाद आपने ऑफिस गए, आपने ऑफिस वियर्स के लिए शूज़ लिए, आपने व्हीकल था आपके पास, वॉच थी, मोबाइल था, घर में जितनी चीज़ें हैं, टीवी फ्रिज वगैरह, ये कौन बना रहा है? क्या हम बना सकते हैं? नहीं। क्या छोटा बिजनेसमैन बनाकर दे रहा है? नहीं। हमें लार्ज स्केल पर बड़े बिजनेसमैन पे डिपेंड होना पड़ता है, तभी हमारे को डेली नीड की चीज़ें मिल पाती हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो ब्रेड का। अगर हम कहें कि कितने लोग डेली ब्रेड खा लेते होंगे? हर घर में ऑलमोस्ट ब्रेड आ रही है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ दिल्ली 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 की बात करें कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो डेली कितनी ब्रेड कंज्यूम होती होगी? आपने नाश्ते में नहीं खाई तो आपने कहीं स्नैक्स में खा ली, सैंडविच खा लिया, ब्रेड पकोड़ा खा लिया, ब्रेड ऑमलेट ले लिया, कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ कर लेते हो। और ब्रेड बनाने वाली कंपनियां कितनी हैं? कितनी काउंट कर पाओगे आप? ब्रिटानिया है, हार्वेस्ट है, और 2 4 5 10 कंपनियां जो करोड़ों लोगों की सप्लाई दे रही हैं। ऐसे ही आप पेस्ट में देख लो, आपके घर में पेस्ट आ रही है, कितनी कंपनियां हैं? 5 10 15, पूरे करोड़ों लोग पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। शैम्पू 5 10 15 20 कंपनियां, आप टिप्स पे नहीं आप काउंट कर पाओगे। अगर आप काउंट करने भी जाओगे तो अगर आप मान लो पेस्ट की बात कर रहे हो, पेस्ट कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, कोई आप बाबा रामदेव की ले लोगे, क्लोजअप ले लोगे, या आप ओरल बी की ले लोगे, आप नाम याद करने जाओगे 10 नाम भी मुश्किल हो जाएंगे। मतलब कंपनियां 10 हर घर में यूज़ हो रही है, डेली यूज़ हो रही है। तो डेली नीड की ये चीज़ें बनाने के लिए सर्फ, सोप, शैम्पू, ब्रेड, बटर, अमूल मक्खन की आप बात कर लो, अमूल ब्रांड आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कहाँ नहीं मिलता। डेली कितनी कंजम्पशन हो रही होगी? डेली कितने बड़े प्लांट हैं जो बन रहे हैं? क्या एक प्लांट से बन पाएगा वो? हर इंडिया के कोने में जगह जगह प्लांट लगे होंगे, तो जहाँ पर उनका बटर बन रहा है और उस एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, कितना बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस हमें चलाने के लिए कितनी बड़ी कैपिटल चाहिए, प्लांट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो एक आदमी ये काम नहीं संभाल पाएगा। और आप एग्जांपल ले लो पेप्सी। अगर पेप्सी, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, पेप्सी और कोक आपको मिल जाती है। तो पेप्सी और कोक एक दिन में कितनी कंज्यूम हो जाती होगी? घर में भी यूज़ हो रही है, पार्टीज़ में भी यूज़ हो रही है, ऑफिस में यूज़ हो रही है, मार्केट गए तो यूज़ कर लेते हैं। तो डेली कंजम्पशन करोड़ों बॉटल्स में है, तो डेली बन रही हैं। क्या एक प्लांट बना सकते हैं? आप कार्स देख लो, इतनी महंगी महंगी कारें बन रही हैं। टायर्स देख लो, इतने टायर लग रहे हैं। तो ये सब लार्ज स्केल एक्टिविटी। मेडिसिन देख लो, क्रोसिन जैसी टेबलेट को आप देखो, अगर क्रोसिन की हम बात करें तो क्रोसिन कितनी यूज होती होगी? जरा सा मौसम बदलता है तो कितना करोड़ों टैबलेट यूज हो जाती होंगी पैरासीटामोल की, चाहे वो 2 4 5 कंपनियां बनाती होंगी। तो जितना बड़ा बिजनेस का साइज बढ़ता जाएगा, हमारे को मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए हमें। उसके लिए हमें एक लार्ज स्केल एक्टिविटी पर जाना पड़ेगा। अब जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाएंगे तो डिस्प्यूट के भी चांस होंगे। सोल प्रोप्राइटर को गवर्नमेंट कहती है रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास बिजनेस करो, कोई जरूरत नहीं है, आप आपकी जो आसपास छोटे मोटे लाइसेंस हैं वो ले लो। आपको हम रोज रोज अब हर चीज़ पे वॉच नहीं करेंगे हम आपकी, आप जैसे मर्जी अपॉइंट करो, आप खुद मालिक रहो, मैनेजर रखो, बट कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो भी लॉ आएगा। हर चीज़ का लॉ बना हुआ है। नेक्स्ट बात आई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी गवर्नमेंट कहती है कि आप पार्टनर्स मिल जाओ, मिल के काम करो। पार्टनरशिप डीड को भी रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है, ये भी आप पढ़ते आ रहे हो। जब मर्जी बंद करना हो आपस में मिलकर डिसीजन लो, बंद कर लो। बट जब ये बढ़ जाएंगे लोग, जब ज़्यादा ह्यूमन माइंड इकट्ठे हो जाते हैं तो डिस्प्यूट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 4 लोग रहते हैं या 8 रहते हैं या 15 रहते हैं, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, डिस्प्यूट के चांस कहाँ बढ़ जाते हैं? जॉइंट फैमिलीज में। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं। ह्यूमन माइंड जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा उनको मैनेज करना मुश्किल होता चला जाएगा। तो जब एक जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता,
तो पार्टनरशिप में तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारी जान पहचान है और पैसा लगा हुआ है। यहाँ तो घर में भाइयों भाइयों का झगड़ा पैसे के लिए हो जाता है। तो पार्टनरशिप में भी क्यों कहते हैं कि पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली एंड क्या होता है पार्टनरशिप का? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किस चीज का होगा? पैसे को लेके, तूने ये नहीं किया, तूने ये किया, तेरे कारण लॉस हो गया, तेरे कारण प्रॉफिट नहीं हुआ, इन मैटर्स को लेकर। तो ऐसे ही जॉइंट फैमिली में डिस्प्यूट होता है, काम को लेकर होता है, प्रॉपर्टी को लेकर होता है। तो जब बिजनेस आएगा तो लोग तो लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, जब रिश्तों की परवाह नहीं करते लोग, भाई भाई का खून कर देता है प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। तो जब बड़े बिजनेस होते चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप ये मान के चलो कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांस होते चले जाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स हैं, आप 2 फ्रेंड कहीं घूमने जाओ कोई दिक्कत नहीं, और यही अगर 20 फ्रेंड घूमने चले जाएं तो मिसमैनेजमेंट होने के चांस होते हैं, आपस में टेंशन खड़ी जो होती है, कोई कहेगा यहाँ जाना है, कोई कहेगा यहाँ जाएगा। बट जहाँ पर कंपनी है तो कंपनी में तो भैया पैसा आ गया, जहाँ पैसा आ गया वहाँ तो झगड़ा और डिस्प्यूट होने के चांस बढ़ जाएंगे, और अगर ये हुआ तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमें लॉ बनाना जरूरी पड़ता है। नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल से समझो। देखो फॉर एग्जांपल आप रोड पर चलते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रांसपोर्ट एक्ट बना ट्रांसपोर्ट एक्ट के अंडर आता है। अब साइकिल पे आप जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो आपके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपको रेगुलेट नहीं कर रही, साइकिल वाला पैदल वाला रेड लाइट पार कर ले कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर आ जाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक एक्ट आ जाता है। क्यों लॉ लाया गया? ये सब पर तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रिस्क लेवल बढ़ रहा है, मोटर व्हीकल रिस्की हैं, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनके लिए लॉ लाना पड़ा। जो बाकी लोग हैं उनके लिए लॉ नहीं लाना पड़ा पैदल के। ऐसे ही सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, छोटे लेवल पर है, रिस्क लेवल कम है, आप अपना पैसा जो मर्जी करते रहो। बट जब आप लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी जाओगे कंपनी की, तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये कहा जाता है, कंपनी एक्ट कहता है कि अगर 50 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो आपको कंपनी एक्ट में आना पड़ेगा। मतलब 50 लोगों से ज़्यादा मिलकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आप पार्टनरशिप एक्ट में नहीं चल सकते, ये लॉ बोलता है। तो अब कंपनी लॉ जब हम पढ़ेंगे तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ बनाया। अब जब लॉ कैसे अब कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, ये एप्लीकेबल किस पर है? कंपनी पर। अब कंपनी वर्ड मींस कॉम प्लस पेनी, ये लैटिन वर्ड है, कम मीन्स टुगेदर, लैटिन भाषा में COM कॉम को टुगेदर, पेनी मीन्स पैसा, हम मिलकर काम करेंगे, इस वर्ड को यहां पर यूज किया गया कंपनी, आओ मिलकर काम करें। अब आप जब आप कंपनी की फॉर्म में काम करोगे तो या एक अकेला होगा, या 2 या उससे ज्यादा होंगे, या मिनिमम 7 और मोर, ये मैक्सिमम 200 तक जाएंगे, इसको हम बोल देंगे प्राइवेट कंपनी। ये 1 ओनली रहेगा, इसको बोल देंगे हम 1 पर्सन कंपनी। और ये मैक्सिमम की नो लिमिट, जितने मर्जी तक जा सकते हैं, इसको बोलेंगे हम पब्लिक कंपनी। मतलब अगर एक पर्सन खुद अकेला वो एक 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहता है, कॉर्पोरेट एंटिटी के बेनिफिट लेना चाहता है, वो OPC में आ जाएगा। आपने इस बार के बजट में भी सुना होगा कि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, इनकी लिमिट बढ़ाई गई है, कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं। हालांकि अभी आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा, तो मई वालों के लिए तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 से 200 तक, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी की फॉर्म लेनी ही पड़ेगी। और आपको लग रहा है कि 200 लोगों से भी ज़्यादा जाना है तो आपको पब्लिक फॉर्म कंपनी फॉर्म करेगी। तो ये आपको एक 3 तरह के वे दिए गए हैं कि कंपनी एक्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट होना है। अभी इसी के रिलेटेड आपने लॉ पढ़ने हैं। ये कंपनी एक्ट, इस कंपनी के ऊपर 470 सेक्शन। अब सेक्शंस क्या हैं? वर्ड सेक्शन का मतलब क्या है? सेक्शन 1 2 3 4 5 एक तरह से समझ लो कि हमने
मान लो आपके घर में एक रूल बना दिया जाए, आपके पापा ने कहा रूल नंबर 1 कि सुबह 6 बजे उठना है, रूल नंबर 2 9 ओ क्लॉक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, रूल नंबर 3 1 ओ क्लॉक लंच हो जाना चाहिए, रूल नंबर 4 5 ओ क्लॉक टी, रूल नंबर 6 9 PM डिनर। अगर आपने कोई भी सुबह अगर आप 6 बजे लेट उठे तो रूल नंबर 1 ब्रेक किया, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया टाइम पर, रूल नंबर 2 ब्रेक किया, तो आपने एक सेट ऑफ रूल्स बना लिए। ऐसे ही अभी बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो कंपनी एक्ट ये जो लॉ है इन सेक्शंस में क्या लिखा गया होगा 1 2 3 4 से लेकर 470 तक कि आपको कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करना है तो इस तरह से बिजनेस करना है। एक क्लास में सेपरेट लूंगा कि लॉ बनता कैसे है, पार्लियामेंट से कैसे आता है, कौन पास करता है, कैसे ये लॉ चलेगा। अभी तो बेसिक में अभी कंपनी की बात आपसे कर रहा हूँ तो ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। तो अभी आपने ये समझना है कि हम इस कंपनी लॉ वाले पोर्शन में जो 60 मार्क्स का है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कंपनी बनती रजिस्टर्ड कैसे होती है, कंपनी कैपिटल कैसे इशू करेगी, कंपनी अलॉटमेंट कैसे करेगी, ट्रांसफ़र कैसे होंगे, मेंबर कौन होंगे, ऑडिटर कौन होंगे, जनरल मीटिंग क्या होंगी, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपका पार्ट आएगा जो आपको इंटर में पढ़ाया जा रहा है। डायरेक्टर्स, मर्जर अमलगामेशन, वाइंडिंग अप्स, ये आप फाइनल में जाके पढ़ोगे। तो आपको 2 पार्ट में ये इस लॉ को दिया गया है। तो पहला, अब आप ये समझ पा रहे होगे कि हमें कंपनी की फॉर्म में क्यों आना है। अब मैं एक आपको स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिससे हम और थोड़ा सा समझेंगे कि हम कंपनी लॉ क्यों पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। देखो, अभी तक हमने जितनी बात डिस्कस की उससे ये निकला कि हम कंपनी की फॉर्म में क्यों जाएंगे, कंपनी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी फॉर्म कंपनी। कंपनी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, हम कंपनी फॉर्म क्यों कर रहे हैं। कंपनी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, हम कंपनी क्यों फॉर्म कर रहे हैं। अभी तक हमें ये समझ आया कि या तो हम लार्ज स्केल एक्टिविटी करना चाहते हैं, बिजनेस एक्टिविटी, ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है तो हमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जैसे कि साइकिल वाले और पैदल को रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता, बट अगर आप कार बाइक लो तो गवर्नमेंट कहती है पहले अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हो, चलाने के लिए लाइसेंस लो, और अगर वायलेशन किया तो पेनल्टी लगेगी। सेम ऐसे ही आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है पहले हमारे पास रजिस्टर्ड हो, हम आप पर वॉच रखेंगे, हमारे ये सेट ऑफ रूल्स होंगे, आप इस तरह से चलोगे, और अगर आप इनको ब्रेक करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि पैसा है और इकोनॉमी में इसकी ज़रूरत है। कंपनी की इकोनॉमी में क्या रोल है वो भी हम बात करने वाले हैं अभी, कि कंपनी अब हमारी इकोनॉमी में क्या रोल रखती हैं। अभी तो इतना तो आप जानते हो कि मेजोरिटी ऑफ लोग आपके आसपास के कहाँ काम कर रहे हैं, कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलती है आजकल, सब कंपनी की फॉर्म में है, चाहे वो बैंक हैं तो बैंक भी प्राइवेट हैं, कंपनी की फॉर्म में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे मैंने आपको ट्रैफिक का एग्जांपल दिया कि आप पैदल जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, रिस्क लेवल कम है, आप फ्रीली मूव करो, जैसे मर्जी चलो, जैसे मर्जी रेड लाइट ब्रेक करो, उल्टी साइड से जाओ, जो मर्जी करो, फुटपाथ पे चलो, ऊपर चलो, नीचे चलो, जैसे मर्जी चलो। बट द मोमेंट आपने रिस्क बढ़ाया, मतलब आपने मोटर व्हीकल लिया, चाहे वो 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, उससे रिस्क लेवल बढ़ रहा है आपके लिए भी और रोड पर चलने वालों के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है पहले आप रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस लो, आपको चलाना आता है कि नहीं, और ये रूल्स हैं, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो हम आप पे ये पेनल्टी लगाएंगे। सेम कंपनी की फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर, भाई तू जो मर्जी कर, अपना पैसा है डुबो, अपना डिसीजन मेकिंग, छोटा बिजनेस कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आएगा बहुत अच्छी बात, रिलैक्सेशन है, टैक्स भी 2.5 लाख तक टैक्स ही नहीं है, आप जानते हो, अब आप टैक्स भी पढ़ रहे होगे या पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो 2.5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं है। बट कंपनी की फॉर्म में आते ही पहले 1 रुपये से ही टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, सीधा 30% की स्लैब में जाएंगे हम। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको करना है तो आपको पहले टाइम से ही हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। सोल प्रोप्राइटर हो, छोटे बिजनेस हो, आपको लीनियंसी दी, पार्टनरशिप हो, आप लोगों को भी लीनियंसी दी, उनके लिए भी उतने हार्श रेगुलेशंस नहीं है, रजिस्टर्ड होना नहीं होना मत हो। बट द मोमेंट यू डिसाइड टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कंपनी एक्ट में आना पड़ेगा।
सबसे पहले गवर्नमेंट आपकी रजिस्ट्रेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद सेट ऑफ रूल्स आपको मिलेंगे जिनको हम सेक्शंस बोल रहे हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। शेयर्स कैसे इशू होंगे, अलॉटमेंट कैसे होगी, ट्रांसफर कैसे होंगे, जनरल मीटिंग कैसे होंगी, ऑडिटर कैसे आएगा, सबके रूल लिखे हुए हैं, सबके सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस ही पढ़ने हैं आपको और यही आपको फॉलो करने हैं, और जहां इनका वायलेशन होगा वहां पेनल्टी आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट भी करेगी, इंस्पेक्शन भी करेगी, बट छोटे बिजनेसमैन पर इतनी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की नहीं होती। क्यों होती है, आप सारी बात को मैं क्रक्स करूं, क्योंकि रिस्क लेवल बढ़ता जा रहा है। अब यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब हम कंपनी क्यों बनाते हैं, बिजनेस करेगी। बिजनेस के मोड हमने बात की अभी कि सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है। तो हमने जो अब इन सब की बात कर ली कि ये सब छोटे लेवल पर हैं, हम बात कर रहे हैं अब कंपनी की। कंपनी एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है हमारी इकोनॉमी में। क्यों रोल रखती है, क्योंकि बिग बिजनेसमैन कंपनी है, बड़ी हमारी डेली नीड की चीज़ें कंपनी बना रही है, गवर्नमेंट को टैक्स कंपनीज दे रही हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो घूम फिर के ये सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है, पब्लिक को। आओ आगे देखते हैं हम कंपनी क्यों बनाते हैं। हमने अभी तक क्या समझा, कंपनी बनाने का सबसे पहला पर्पस हमें क्या समझ आया कि लार्ज कैपिटल चाहिए। सेकंड, रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज मतलब मैन पावर, मशीनरी, ये सब रिसोर्सेज ज़्यादा बड़े बिजनेस को बढ़ाएंगे तो ये चाहिए हमें। लायबिलिटी को लिमिटेड करना है। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी, अगर एक सोल प्रोप्राइटर 1 लाख 10 लाख से काम कर रहा है अपने पैसे से, अगर डूब गया तो अपना डूबेगा। अब अगर वो बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और अपने पास पैसे नहीं है तो क्या एडवाइस दोगे उसको, बताओ। आप बिजनेस कर रहे हो, अकेले हो, आपके पास पैसा कम पड़ रहा है तो आप क्या करोगे, लोन लोगे। अब आपने लोन ले लिया, सपोज आपके पास 10 करोड़ का अपना 1 करोड़ अपना था और आपने 10 करोड़ का लोन ले लिया, बट कल को लॉस हो गया तो आप डर में रहोगे, आप खुलकर बिजनेस नहीं कर पाओगे, और अगर लॉस हो गया तो आप पैसे कहाँ दोगे, घर बार बेचोगे अपना, पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप रजिस्टर्ड हो, बिजनेस करो, लोन लो, बट अगर लॉस हो गया तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी जितने तक आपने शेयर कैपिटल डाली है, उससे ज़्यादा आपको घर बाहर बेचकर पैसा नहीं देना पड़ेगा। जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में अगर लॉस हो जाता है और उस बिजनेस की असेट से ज़्यादा लायबिलिटीज़ हो गई तो आपको घर से जाकर लाके देना पड़ेगा पैसा, चाहे आप अपनी पर्सनल असेट्स बेचोगे, सेविंग्स बेचोगे। बट कंपनी के केस में अगर लॉस हो जाता है, असेट्स कम है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आपको शेयर होल्डर को घर से लाकर नहीं देना पैसा। सबसे बड़ा, अभी बिल्कुल सिंपल, अभी जब मैं लिमिटेड लायबिलिटी कराऊंगा तो पूरी एक क्लास इस पर निकल जाएगी। अभी सिर्फ आपको टोकन एक वर्ड समझा रहा हूँ कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, कि मैंने जितनी कैपिटल डाली है मेरा लॉस मुझे पहले से पता है इतने तक होगा। अगर लोन है बिजनेस में और अगर लॉस हो गया तो पर्सनली मुझे पे नहीं करना, जितनी बिजनेस की असेट्स हैं वो बेचकर लोन पे किया जाएगा, मुझे घर की असेट्स लाकर नहीं देनी। अभी आप इतना समझोगे, दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब सब लोग ही यही चाहेंगे, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये तो सभी यही करेंगे, क्या जरूरत है करने की। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट मना नहीं कर रही, गवर्नमेंट कह रही है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसके पीछे आप गलत फायदा ना उठाओ, फ्रॉड चीटिंग ना करो, तो पहले हमारे पास रजिस्टर्ड हो। आप लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हो, पहले हमारे डिपार्टमेंट आओ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है जो इसको हैंडल करती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकों को करती है, कंपनियों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके नीचे फिर आ जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो डिपार्टमेंट है, जैसे आपने बैंकिंग में देखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई, आरबीआई के नीचे बैंक है। ऐसे ही कंपनियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे एक सेपरेट क्लास में कि ये कैसे काम कर रहा है सिस्टम हमारा। तो आपको यहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना है, अदरवाइज आप पार्टनरशिप का एक दूसरा फॉर्म एलएलपी है, वो मैं भी आपको नहीं छेड़ना चाह रहा, आगे आओ। रजिस्टर्ड एंटिटी हो जाती है। अब देखो जी, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर एक पर्सन से पूछा जाए कि मैं एक लाला जी की दुकान पे काम करता हूँ और एक कहे कि मैं रिलायंस में काम करता हूँ, तो रिलायंस कौन है, रिलायंस इंसान है या कंपनी है, रिलायंस इज कंपनी। आप धीरू भाई अंबानी के यहाँ काम नहीं करते, रजिस्टर्ड धीरू भाई अंबानी नहीं है गवर्नमेंट के पास, कंपनी रजिस्टर्ड है। नाम किसका हो रहा है, कंपनी, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, आप आईटीसी, ये नाम सुनते हो, ये सब बिग कॉर्पोरेट हाउस, ये बिग कंपनीज हैं। तो आप
किसके यहाँ पर काम करने में अपने आप को ज़्यादा प्रेस्टिजियस समझते हो? बिग कंपनी, बड़ी कंपनी, एमएनसीज? तो ये रजिस्टर्ड एंटिटी का बेनिफिट होता है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपको एक चॉइस दी जाए कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो दूसरा क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जी ये कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? हम कहें डीयू से है, अरे वाह डीयू का कॉलेज है, रिकॉग्निशन है। हम कहें जी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, विल यू ज्वाइन? क्या आप एडमिशन लोगे उसमें? ऑब्वियसली नो। आप क्या चाहोगे? रजिस्टर्ड में जाए। आप स्कूल पढ़ते थे, आप देखते थे ना सीबीएसई रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अब आप रिकॉग्नाइज स्कूल में नहीं हो तो क्या आपको वो वैल्यू मिलेगी, वो रिस्पेक्ट मिलेगी? तो आप क्या चाहते थे कि आपको रिकॉग्नाइज स्कूल मिले, रिकॉग्नाइज स्कूल में जाओ आप। ऐसे ही रजिस्टर्ड एंटिटी है, रजिस्टर्ड एंटिटी होगी तो रिकॉग्निशन ज़्यादा बेटर होगी, लोन मिलने आसान हो जाएंगे। अब एक बिजनेसमैन लोन लेने गया, उसका कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, तो उसको लोन मिलना आसान नहीं है। बट अगर कंपनी है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो बैंक भी उसको आसानी से लोन दे देगा, ताकि वो भाग नहीं सकता, रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड एंटिटी के कई फायदे आते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लोन ही लेना है, बट रिकॉग्निशन भी है। नेक्स्ट, ग्रेटर रिकॉग्निशन। दोबारा वही बात आ रही है। अब मान लो कोई फॉरेनर इंडिया के बिजनेसमैन से डील करना चाहता है, मान लो आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो बाहर। अब बाहर वाला आपको फेस टू फेस रोज नहीं मिल सकता, नहीं जानता, कोई एडवांस है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसमें डिस्प्यूट हो गया, वो क्या करेगा? अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकता, कहीं पकड़ नहीं सकता। बट अगर वो यहाँ पर रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो एक फॉरेनर इंडिया में रजिस्टर्ड पर्सन से बिजनेस करना चाहेगा या अनरजिस्टर्ड से? 1% कंपनी लाई ही इसीलिए गई थी कि जो हैंडीक्राफ्ट वाले छोटे छोटे बिजनेसमैन, आप मेलेज वगैरह में जाते हो, एक्सपोर्ट हाउसेज में जाते हो, छोटे छोटे बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करते हैं, बट उनको दिक्कत क्या आती है कि उनको एक मिडल मैन चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉरेनर से डील नहीं कर पाते, क्योंकि फॉरेनर उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। तो उनको 1% कंपनी की चॉइस दी गई। आप अकेले कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करना चाहते हो, करो, ताकि आपकी बेटर रिकॉग्निशन हो। तो कंपनी का नेक्स्ट फायदा ये हुआ, ग्रेटर रिकॉग्निशन। अब आए कैपिटल पे। हमने दूसरी बात की थी कि जो अब बिजनेस का साइज बढ़ेगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। हम अकेले नहीं डाल सकते, लोगों को बुलाएंगे, फिर बैंक से लोन लेंगे, रजिस्टर्ड एंटिटी होंगी तो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब मैंने एक, मान लो मेरे माइंड में एक बिजनेस आइडिया है, सपोज मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मैंने कोई इन्वेंशन की, मैं कोई एक ऐसी कार बना सकता हूँ जो पेट्रोल का अल्टरनेट है, बट मेरे पास दिमाग है, आइडिया है, पैसा नहीं है। इसको ऐसे देखना, मैं आपको कंपनी का एक और आपको फायदा नजर समझ आएगा। ये एक मिस्टर है भैया, मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, बहुत बढ़िया नहीं है। उनके पास, उनके दिमाग की बत्ती जली और उनके पास एक आइडिया है। किस चीज का? कार मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग का। अब कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए? पैसे, मींस कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए सपोज 100 करोड़, ये तो बहुत कम है, मैं फिर भी 100 करोड़ दे रहा हूँ। उनके पास क्या आइडिया से कार मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी? कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए? आपके पास बिजनेस आइडिया हो प्लस पैसा हो। आइडिया मींस स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और पैसा। अब उनके पास आइडिया तो है, पैसे हैं सपोज 10 करोड़, तो क्या वो कार चला पाएंगे, बना पाएंगे? नहीं। अब वो 100 करोड़ को पूरा करने के लिए लोन लेने जाएं तो उनको ये डर रहेगा कि अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को घर से लाकर पैसा देना पड़ेगा। अभी उनको कितने की जरूरत है? और 90 करोड़ की, तभी वो 100 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। पहली बात तो उनकी हैसियत 10 करोड़ की है, 90 करोड़ का कोई लोन नहीं देगा उनको। मान लो उनके पास लोन मिल गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास
मैं प्रॉपर्टी गिरवी रखता हूँ, लोन ले लो, बट अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो सारी प्रॉपर्टी जाएगी। ये रिस्क है उनका पर्सनल लायबिलिटी का। इसके लिए वो हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, उनका आइडिया माइंड में ही रह जाएगा, उनकी स्किल्स का फायदा नहीं मिलेगा। और अभी हम आगे देखने वाले हैं कि एक कार से कितना फायदा मिलता है, एक कार बनाने से गवर्नमेंट को कितना फायदा मिल रहा है, हमें कितना फायदा मिल रहा है। कारें पॉल्यूशन भी कर रही हैं बट हमारी लाइफ में बहुत कुछ फायदा भी दे रही हैं। सिर्फ ट्रेवल छोड़ दो, अभी आगे देखते हैं कितना फायदा मिलने वाला है। अभी हम ये समझें कि उनके पास 90 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ हैं। अब वो 90 करोड़ कहाँ से लाएं? दूसरों को बुलाएं, पार्टनरशिप में आए, बट पार्टनरशिप में भी अगेन लॉस हो गया तो सारे पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। अब उन्होंने मिस्टर ए ने इनवाइट किया मिस्टर बी, ये 4-5 लोगों से बात की, क्या आप हमारे बिजनेस में आओगे? मिस्टर सी, मिस डी, मिस ई, मिस एफ, मिस्टर जी, मिस्टर एच, ये सारे लोगों ने कहा हम पैसा देने को तैयार हैं। अब इनके पास ये मिस्टर ए प्लस ये सारे लोग, ये कितने लोग हो गए? 4, 6, 7 पर्सन, टोटल हो गई ये 8 पर्सन। इन सब ने मिलकर ये 100 करोड़ पूरा कर दिया, पैसे तो दे दिए। सपोज इन्होंने कहा मेरे पास 10 करोड़ है, इन्होंने कहा मेरे पास 20 करोड़ है, इन्होंने कहा मेरे पास 2 करोड़ है, इन्होंने कहा 5 करोड़ है, करते करते इन्होंने 100 करोड़ पूरे कर लिए। अब अगर ये पार्टनरशिप में जाते हैं, कल को लॉस हो गया तो सबकी कैपिटल गई, और फर्दर बिजनेस बढ़ाना हुआ, कल को प्रोजेक्ट चल गया और पैसे चाहिए होंगे तो कहाँ से लाएंगे? लोन लेने जाएंगे। अब बिजनेस का साइज बढ़ता चला जाएगा तो लोन बढ़ते चले जाएंगे, तो ये लोग प्रेशर में आ जाएंगे कि पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये लोग या तो पार्टनरशिप में जाएं, दूसरा रास्ता इनके पास क्या आ गया? कंपनी, कमिंग टुगेदर, मिल गए आपस में। इन सब ने कहा कि हम सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और बिजनेस के लिए लोन भी ले पाएंगे हम। कल को बिजनेस चल गया, हम और लोन लेते चले जाएंगे, बिजनेस करेंगे, बट अगर भगवान ना करे लॉस हो गया तो हमें घर से पैसे लाकर नहीं देने पड़ेंगे, पहला फायदा। दूसरा, हम रजिस्टर्ड एंटिटी जब कंपनी एक्ट में हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो हमारे साथ लोग जुड़ने में प्रेफर करेंगे, हमारे को ऑर्डर इजीली मिलेंगे, लोन इजीली मिलेंगे, हमारी कंपनी में लोग ज्वाइन जल्दी करेंगे, एम्प्लॉयज जल्दी आएंगे, क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट फॉर्म में होंगे। क्योंकि कंपनी की फॉर्म में आएंगे तो जॉब करने वाला भी सोचता है कि मैं एक रिकॉग्नाइज एंटिटी में जाऊं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने वाले दूसरी पार्टीज वो भी कहेंगे कि हम रजिस्टर्ड एंटिटी के पास जाएं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये लोग जब कंपनी एक्ट में आ जाएंगे तो मिलकर काम करेंगे, मिलकर बिजनेस बढ़ाएंगे और ये फायदा इनको मिलना पड़ेगा। तो मैं अगर ये कहूं कि ये मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सब मिल गए, तो ये क्या बढ़ गई? कंपनी। कंपनी वर्ड का मतलब ही आप क्या समझे? कहते हैं ना फ्रेंड, यार मुझे कंपनी दोगे, मार्केट जाना है, मुझे कंपनी दोगे, मेरे को घूमने जाना है, या आपको कोई भी काम आप दूसरे को कहते हो कंपनी। कंपनी मीन्स कमिंग टुगेदर। तो यहाँ पर ये लोग मिलकर इकट्ठे आ गए, इनके पास आइडिया था, इनके पास पैसा था, इन्होंने कंपनी बना ली फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग। ये कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी बना ली। इस कंपनी को इन्होंने रजिस्टर्ड कहाँ कर दिया? कंपनी एक्ट 2013 में। तो ये कंपनी जब रजिस्टर्ड होगी फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर इनको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यहाँ पर ये जाएंगे, यहाँ पर ये रजिस्टर्ड एंटिटी कहलाए जाएंगे। अब क्या फायदा होगा कि ये जब आगे काम करेंगे तो फर्दर और लोग इनके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा। ये लोग कौन कौन हो सकते हैं?
एम्प्लॉयज होंगे सबसे पहले। अब एम्प्लॉय कौन प्रेफर करेगा, एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी? क्रेडिटर्स होंगे, लोन देने वाले, पार्टीज, बिजनेस पार्टीज होंगी, एजेंट्स होंगे। तो वो जब ये एक कंपनी की फॉर्म में आ गए, सपोज ABC लिमिटेड बना दी इन्होंने, तो वो लोग अब इसके नाम आएंगे, लोन कंपनी के नाम आएगा। सेपरेट एंटिटी, आपने फाउंडेशन में वर्ड सुना था कि अब ये ABCDEFG अलग हो गए, ABC लिमिटेड का नाम आ जाएगा। जैसे रिलायंस, रिलायंस में अब आप अंबानीज पीछे हैं, बट नाम रिलायंस का आता है। अगर आप जॉब करने जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं मिस्टर अंबानी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, आप कहोगे मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ। कोई आपका नॉन अगर TCS में जॉब करता है, इन्फोसिस में जॉब करता है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं इस ऑनर के यहाँ जॉब काम कर रहा हूँ। ITC, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, आपको आधों के नाम भी नहीं मालूम होंगे कि मालिक कौन है, बट कंपनी वेल नोन है। सेपरेट एंटिटी, मालिकों से हट गई। अब सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम होंगे, एम्प्लॉयज कंपनी के नाम पर आएंगे, बैंक अकाउंट कंपनी के नाम खुलेगा, लोन कंपनी के नाम आएंगे, सारा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम होंगे। कल को लॉस हो गया तो कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगी, ये ABCD डिक्लेयर नहीं होंगे। एक और बात को समझना, मिस्टर ABCDEFG ये सब लोग आ गए, इनको हम क्या बोलेंगे अब? शेयर होल्डर्स, या इनको हम क्या बोलेंगे? मेंबर्स। दो वर्ड यूज होते हैं, दोनों वर्ड में भी फर्क है, आगे समझेंगे क्या है। अभी आप सिंपल समझो एक ही बात, ये ABC लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। ये ABC लिमिटेड अलग से एक कंपनी बन गई, इन्होंने इसमें क्या डाल दी? कैपिटल। कैपिटल ऑन अपनी भी हो गई और लोन भी हो गए। अब यहां पर एम्प्लॉयज आएंगे, जो लोन दे रहे हैं वो क्रेडिटर्स होंगे, पार्टीज होंगी जो डील कर रही हैं। अब इन सब की डीलिंग इस कंपनी के साथ होगी। ये सब डील किससे करेंगे? कंपनी से, ना कि मिस्टर ABC से। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और इससे जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट तो शेयर होल्डर को होगा, बट किसके नाम काम हो रहा है? कंपनी के नाम। हम कहते हैं प्रॉफिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिलायंस। रिलायंस में किससे चल रही है वो? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स? कितने होंगे रिलायंस लिमिटेड में? कितने शेयर होल्डर होंगे? बता सकता है भाई कोई? गेस करो, सोच भी नहीं सकते आप। अराउंड 31 लाख शेयर होल्डर्स हैं। 31 लाख शेयर होल्डर, लास्ट 31 दिसंबर की जो रिपोर्ट है रिलायंस की। इस रिलायंस में दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक हो गए प्रमोटर्स, अंबानीज, दूसरी हो गई पब्लिक। ये दोनों मिलाकर 31 लाख हैं। प्रमोटर तो अराउंड 48 के करीब है, बाकी 31 लाख। रिलायंस अब जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट आया है लास्ट क्वार्टर का, दिसंबर 31, 2020, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2020 का, ये नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड था अराउंड 14,800 करोड़ ऑफ 90 डेज या 3 मंथ्स। अप्रोक्सीमेट 165 करोड़ डेली रिलायंस ने कमाया है, 165 करोड़ डेली। आप सोच के देखो कितनी बड़ी दुनिया है ये। 5-6 करोड़ रुपया एक घंटे में रिलायंस कमा लेती है। हमारी ये क्लास चल रही है, रिलायंस 5-6 करोड़ नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड, जिसमें जियो का भी प्रॉफिट है, टेक्सटाइल का भी है, ऑयल का भी है, रिलायंस के सारे बिजनेस मिलाकर ये प्रॉफिट है। आप सोच के देखो, अराउंड 1200 करोड़ शेयर्स हैं रिलायंस के, ये सब शेयर होल्डर है।
31 लाख शेयर होल्डर का मतलब है 31 लाख पार्टनर्स। क्या पॉसिबल है? दो भाइयों में बिजनेस नहीं हो पाता, बट ये कंपनियां कर रही हैं, लाखों शेयर होल्डर चल रहे हैं। क्यों? बिकॉज देर इज कंपनी लॉ, दे आर वेल रेगुलेटेड। और इससे फायदा क्या हो रहा है? 31 लाख शेयर होल्डर को प्रॉफिट जा रहा है, कितने लाखों एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं यहां पर, कितने जियो के मोबाइल बेच रहे हैं, रिचार्ज बेच रहे हैं, मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, कितने रिलायंस का ऑयल यूज हो रहा है, टेक्सटाइल विमल ब्रांड रिलायंस का है, कितनी चीजें यूज हो रही हैं इन कंपनियों से, कितने मास लोगों को फायदा मिल रहा है। आओ एक और तरह से देखते हैं कि ये कंपनी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। और वापस इस पर आते हैं। देखो, ये कंपनी की दुनिया है जो अब हम समझने जा रहे हैं। कैपिटल, डेट और शेयर के केस में होगी, कंपनी इससे बिजनेस करेगी, गुड्स बनाएगी या सर्विस प्रोवाइडर होगी। जियो है, सर्विस प्रोवाइडर है, ऑयल है, टेक्सटाइल है, गुड्स की सर्विसेज में आ गया। अल्टीमेटली किसके लिए बन रही है? कंज्यूमर, हम लोगों के लिए। मतलब ये कैपिटल किसने दी? शेयर होल्डर। वो भी कौन है? पब्लिक। बिजनेस किसके लिए हो रहा है? माल किसको बेचा जा रहा है? गुड्स किसको बेची जा रही हैं? कंज्यूमर को। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी भी कंज्यूमर ही है। मतलब हमने बात की थी कि सुबह से शाम तक अगर हम कहें ना सारी चीज़ें हम खुद बनाएंगे तो हम 10% भी चीज़ें नहीं बना पाएंगे। इवन आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, सब कुछ आपको ब्रांडेड कंपनी का चाहिए। हर चीज़ आपको डेली नीड की पूरी हो रही है करोड़ों चीज़ों की यूटिलिटी से। आप चाय पत्ती का नाम ले लो, आपके घरों में यूज़ होती है कितनी है? 10 भी गिन के बता देना मेरे को, आराम से बैठना। ताजमहल, टाटा, लिप्टन, इसी में घूम के रह जाओगे आप, पूरी नहीं काउंट कर पाओगे। ये करोड़ों लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कितने बड़े प्लांट, कितनी बड़ी कैपिटल, तभी कमिंग टुगेदर, आओ मिलकर बिजनेस करें बड़े लेवल पर। अब इसका इकोनॉमी में क्या बेनिफिट होगा? देखो, सबसे पहले जितना बड़ा प्लांट लगेगा, बिजनेस होगा, उतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट दो तरह की होगी, डायरेक्ट वर्कर काम करेंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वर्कर और एम्प्लॉयज मतलब ऑफिस स्टाफ, फैक्ट्री में वर्कर, मैनेजर्स होंगे, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे। इनडायरेक्ट जो माल बेचेंगे वो डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सब के सब इस बिजनेस प्रोजेक्ट से कमाएंगे। तो आप सोच के देखो, टाटा मोटर, मारुति, विप्रो, आईटीसी, टीसीएस, कितने लोगों को लेकर चल रही है। आगे देखो, मतलब कंपनी जब बिजनेस करेगी, गुड्स बनाएगी, सर्विसेज देगी, क्या जनरेट होगा? इनकम। सबसे पहले किसको मिलेगी? शेयर होल्डर। लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट, बैंकों को फायदा होगा, क्रेडिटर्स को फायदा होगा, एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रही है। अब 15,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट अगर रिलायंस निकाल रही है तो 30% टैक्स देने के बाद आया ये। तो आप मान के चलो मोर देन 20,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा कि नहीं? अभी अनऑडिटेड रिजल्ट थे, टैक्स तो एडवांस टैक्स गया होगा जो आप पढ़ोगे टैक्सेशन में। मतलब 15,000 का नेट प्रॉफिट अगर रिलायंस लास्ट 3 मंथ्स का दिखा रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मोर देन 20 करोड़ होगा ना। 30% टैक्स पे करेगा रिलायंस, तभी नेट प्रॉफिट आया होगा। तो कितना बड़ा टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, आजकल आप सुन रहे होगे सोशल मीडिया या पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर पे गवर्नमेंट ध्यान ज़्यादा दे रही है। अरे भाई, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कौन सा फ़ायदा हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर के बिना गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों पैरेलल हैं, इनके बिना इकॉनमी नहीं चल सकती। अगर हम कहें कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर कर लें, खेती कर लें, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। हमें उनके लिए ट्रैक्टर भी बनाने हैं, टायर्स भी बनाने हैं, सारे काम मिलकर हो रहे हैं और सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रियल बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। और लार्ज एम्प्लॉयमेंट मुझे बताओ प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में। तो ये, और गवर्नमेंट को भी टैक्स प्राइवेट सेक्टर से ही ज़्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट अपने आप को तो टैक्स नहीं देगी, प्राइवेट बिजनेसमैन जितना काम कर रहा है। अब ये एम्प्लॉय की सैलरी पर भी टैक्स है, इंटरेस्ट की इनकम पर भी टैक्स है, शेयर होल्डर के डिविडेंड पर भी टैक्स है, और गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट कंपनी की इनकम से भी टैक्स आ रहा है। एक कंपनी से हजारों करोड़ रुपए का टैक्स आ रहा है जो हमारे डिफेंस पे लग रहा है। गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज दे रही है, फ्री चीजें दे रही है,
वो कहाँ से ला रही है? क्या हम जनरल या छोटे बिजनेसमैन टैक्स दे रहे हैं? ये बड़ा बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है। एक एक कंपनी हजारों करोड़ का एक साल में टैक्स दे देती है, जिससे ये इकोनॉमी और हमारे देश का खर्चा हो पा रहा है। 3 लाख करोड़ के करीब डिफेंस का बजट है, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए कहाँ से ला रही है गवर्नमेंट? नोट तो नहीं प्रिंट कर सकती, डिफ्लेशन हो जाएगा, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है। उसको टैक्स चाहिए। अब टैक्स क्या, आप देखो आपके आसपास के छोटे शॉपकीपर, छोटे एग्रीकल्चर वाले, क्या कोई टैक्स पे करता है? छोटी सैलरी वाले का कोई टैक्स पे करते हैं? नहीं। सिर्फ 5 या 6 करोड़ रिटर्न फाइल करते हैं लोग 130 करोड़ में से, और वो भी 3 करोड़ से 6 करोड़ अब हुए पिछले 5-6 साल में। आज से 5 साल पहले तक तो 3 करोड़ टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करते थे, उसमें से टैक्स कितने पे करते होंगे? तो अल्टीमेटली टैक्स की कलेक्शन इंडिविजुअल्स, हम लोगों से नहीं आ रही, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, कंपनी से आ रही है। तो इन कंपनियों को जितना ज़्यादा रेगुलेट किया जाएगा, जितनी वेल एफिशिएंट होंगी, उतना ज़्यादा इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। अभी और देखते हैं आगे। देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी मारुति, सब जानते हैं इसको। मारुति क्या करती है जी? कार बनाती है। अब कार बनाने के लिए मान लो आपने आज कार बनानी शुरू की, तो प्लांट लगाओगे, कैपिटल शेयर होल्डर ने डाल दी, बैंक से लोन ले लिया, प्लांट लग गया। अब काम करने के लिए कौन चाहिए? एम्प्लॉयज। उसके बाद कार बनेगी किससे? सबसे पहले कार बनाने के लिए क्या चाहिए? स्टील चाहिए, लोहा। क्या मारुति का स्टील का प्लांट है? जो उसकी बॉडी होती है, कार की शेप होती है, वो स्टील की शीट आती है, उसको मोल्ड करके वो शेप बनाई जाती है। तो स्टील कौन बना रहा है? टाटा स्टील, जिंदल स्टील, बड़ी कंपनियां बना रही हैं, हम तो नहीं बना रहे। तो मारुति स्टील नहीं बनाता, वो स्टील खरीदता है। तो स्टील खरीदा तो पहले तो कमाई किसकी हो गई? अभी कार नहीं बनी, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इनकी इनकम हो गई। उसके बाद उस पर पेंट होता है। क्या मारुति के नाम का पेंट सुना? एशियन पेंट, बर्जर, ये 3-4 नाम होंगे जो आप सुनते होंगे। पेंट भी पेंट कंपनी का है, उसकी सेल हुई, अभी कार नहीं बनी, टायर लगे, खड़ी किस पर हुई? क्या मारुति के नाम से टायर सुना? अपोलो टायर, MRF, गुडियर, ये सुनते हो? तो ये टायर कंपनी आई। इंजन लगा, मारुति ने डिजाइन करवाया होगा। असेसरीज, अब एक कार में कितनी असेसरीज लगती होंगी, जरा मुझे बताना। कैन यू इमेजिन कितनी लगती होंगी? एक छोटे छोटे बल्ब, वायर्स, नट बोल्ट्स, पेच, AC, बैटरी, विंडो, ग्लासेस, सीट कवर्स, कुछ मारुति नहीं बनाती, सब बनवाती है या बने बनाए खरीदती है, कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाती है। कितना बिजनेसमैन उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम MSME बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन। कोई छोटे छोटे बल्ब बना के दे रहा है, कोई वायर्स बना के दे रहा है, कोई पेच बना कर दे रहा है, बैटरी कंपनी दे रही है, AC कंपनी। कितने लोगों का काम बना, अभी तक कार नहीं बिकी। आप ये देखो, उससे पहले कितने लोगों का काम हो गया। असेसरी में बैटरी है, AC है, बल्ब्स हैं, वायर्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, कितनी चीजें हैं जो जुड़ चुकी हैं, और अभी कार मार्केट में नहीं आई, उससे पहले ये लोग कमा चुके हैं। उसके बाद एडवर्टीजमेंट होगी, एडवर्टीजमेंट कंपनियां हैं, सेल्स, शोरूम है, शोरूम वाले कमा रहे हैं, फाइनेंस, कारें फाइनेंस हो रही हैं तो बिक रही हैं। आज फाइनेंस बंद कर दो, 80% कार की सेल डाउन हो जाएगी। आप अपने आसपास देखो, कितने लोग कार हैं जो पूरी पेमेंट देके नहीं खरीद के लाते हैं। 99% आपको फाइनेंस मिलेगी। सर्विस हो रही है, अब कार तो एक बार बन के बिक गई, हर 6 महीने साल बाद सर्विस होगी। फॉल्ट आएगा तो मैकेनिक को इनकम मिल रही है, पंचर होगा तो पंचर वाले को इनकम मिल रही है, रिपेयर वालों को छोटी छोटी कॉलोनीज के बाहर बैठे होते हैं। तो एक कार बनने से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, कैन यू इमेजिन? और ये मारुति जैसी कंपनी अगर पार्टनरशिप में हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, तो ये चल ही नहीं सकता काम। इतने करोड़ों रुपए की दुनिया नहीं चल सकती। तो इनको बिजनेस एंटिटी कंपनी चूज करनी पड़ेगी, और कंपनी लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इनके ऊपर वॉच रखी जाएगी, इनके ऑडिट होंगे, इन पर चेक रखा जाएगा कि किस तरह से ये लॉज को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही, ताकि ये इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए आए। देखो, अब जितनी कंपनियों ने, स्टील कंपनी ने टैक्स अलग दिया, पेंट कंपनी ने टैक्स अलग दिया, टायर कंपनी ने अलग दिया, इंजन कंपनी ने अलग दिया, असेसरीज वालों ने अलग दिया, इनके एम्प्लॉयज ने अलग दिया, फिर मारुति ने अलग से टैक्स पे किया।
मारुति के एम्प्लॉयज़ ने अलग से पे किया। तो एक कंपनी से इकोनॉमी में कितनी बड़ी जनरेशन आ गई, कितना बड़ा लार्ज स्केल रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास। क्या इनको के लिए लॉ नहीं होना चाहिए? वही लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, वही लॉ पढ़ने जा रहे हैं कि ये चलेंगी कैसे, इनका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ, बिजनेस कैसे करेंगी इसका लॉ नहीं पढ़ना हमने, ये कार कैसे बनाएंगी हमने इसका लॉ नहीं पढ़ना, ये शेयर होल्डर जिनका पैसा लगा हुआ है, लेंडर्स, एम्प्लॉयज, इनके लिए लॉ पढ़ने हैं कि इनके लिए लॉ, इनके साथ फ्रॉड चीटिंग ना हो, लॉ बनाने का पर्पस। अगर मोटर व्हीकल एक्ट बना है तो कार चलाने वाले या बाइक चलाने वाले को सेव करने से पहले रोड पे चलने वालों को सेव करने के लिए बनाया गया है। हेलमेट लगाया गया उस पर्सन के लिए बनाया गया है, बट जो रोड पे चल रहे हैं रेड लाइट बनाई गई कि लोगों के ऊपर ना चढ़ा दें, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए। ऐसे ही कंपनी में जब बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला, रिलायंस में 30 लाख शेयर होल्डर्स ने पैसा डाल दिया, तो उस पैसे के साथ फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, कोई लेकर ना भाग जाए। बैंकों का पैसा है और बैंक के पास भी अल्टीमेटली पैसा किसका है, हमारा ही तो पड़ा है, हमारे सेविंग अकाउंट एफडी के पैसे से ही तो बैंक आगे लोन देता है। अब अगर वो कॉर्पोरेट डूब गए तो बैंक भी नुकसान में आएगा। आपने यस बैंक का हाल सुना होगा, पीएनबी का हाल सुना होगा, नीरव मोदी और विजय माल्या वगैरह पैसे लेके भाग गए जो। तो ये कॉर्पोरेट्स में भी फ्रॉड होते हैं, जब फ्रॉड होता है तो लॉ और स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश होती है। फिर ब्रिटानिया ब्रिटानिया का एग्जांपल लो, ब्रिटानिया की ब्रेड किससे बनती है? ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? गेहूं। क्या ब्रिटानिया खेती करती है? गेहूं किससे खरीद रही है? किसान से। क्या उसकी आटा चक्की है? फ्लोर मिल वाला कमा रहा है, आटा खरीदती है या खुद पिसवाती होगी, जैसे भी है। उसके बाद ब्रेड बन रही है, पैकिंग हो रही है, पैकिंग प्लास्टिक की थैली में हो रही है, प्लास्टिक की थैली कोई और बना रहा है, उसके ऊपर प्रिंटिंग हो रही है, वो कोई और कर रहा है, एडवर्टीजमेंट, सेल्स। हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में छोटी छोटी शॉपकीपर ब्रेड बेचकर अपना घर चला रहे हैं कि नहीं? उनके एम्प्लॉयज़ को रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही? ये एक छोटी सी कंपनी कहने को है ब्रिटानिया, नाम छोटा सा नजर आता है कि ब्रेड ही तो बनाती है 20 रुपए की, बट करोड़ों ब्रेड बन रही है, लाखों लोग इसके साथ एम्प्लॉयड हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप मोबाइल कंपनियां देख लो, आप एक मोबाइल खरीदते हो, कंपनी ने तो मोबाइल बेच दिया, सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल जियो अलग कमा रहा है, उसके बाद आप ईयरफोन ले रहे हो, बैटरी ले रहे हो, टेम्पर्ड ग्लास ले रहे हो, बार बार बदल रहे हो, कितने छोटे छोटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। कैसे हम सोच सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के बिना कोई गुजारा हो सकता है? और क्या प्राइवेट सेक्टर बिना लॉज के चल सकता है? ये कंपनी लॉ जो आप पढ़ोगे। आए जी आगे, आगे बहुत सारे नाम हैं, आगे की क्लासेस में बात करते जाएंगे। अल्टीमेटली कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस। बिजनेस से क्या बढ़ रहा है? अब जीडीपी। अब एक वर्ड पर आ जाओ, जीडीपी। जीडीपी मींस सब कुछ इंक्लूडेड है देश के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उससे क्या जनरेट हो रहे हैं? टैक्स। टैक्स दो तरह से आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों किसको जा रहे हैं? गवर्नमेंट को। 1 लाख करोड़ तक का पर मंथ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। 1 लाख करोड़ हमसे आ रहा है, हम पे कर रहे हैं, बट माल बन रहा है तो पे कर रहे हैं। किसका वेलफेयर हो रहा है? गवर्नमेंट खर्चा किस पे कर रही है? अब कोविड की वैक्सीनेशन फ्री लगेगी, या डिफेंस है, इतने हाईवेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा कर रही है? सब इनकम से ही तो आ रहा है ना। और गवर्नमेंट का मेन फोकस किस पर डिपेंडेंट है? सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो कमा कर देगा, और सबसे बड़ा बिजनेसमैन है कंपनी की फॉर्म में। तो मैं आपको अपने बारे में बताया नहीं ज़्यादा, मैंने कुछ लोगों को पता भी होगा, जैसे मैं खुद सीएस हूँ, मैंने 1997 में सीएस की थी, आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब। 24 ईयर्स पुरानी डिग्री है मेरी, तो इतनी उम्र तो आपकी नहीं होगी अभी। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी रहा, जॉब भी की, प्रैक्टिस भी की, कैपिटल मार्केट में भी रहा। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, जहाँ कंपनियों की ही डीलिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग। इन सब का प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेकर पढ़ना है हमें, रट्टे नहीं लगाने। एक सेक्शन बनाए तो क्यों बनाए, उसका पर्पस क्या है, और उसको लिखना कैसे है। सबसे ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम आती है लॉ के स्टूडेंट्स को, कि हाउ टू राइट इन एग्जाम। पेपर पूरा नहीं होता 3 घंटे में। सीए के बच्चे मोस्टली प्रैक्टिकल पे लगे रह जाते हैं, थ्योरी लिखने का टाइम नहीं है, सर लिखें कैसे, लिखने की स्किल्स नहीं है, किसी की इंग्लिश वीक है। मैं क्लास में साथ के साथ नोट्स बनवाऊंगा, हर सेक्शन की समरी लिखवाऊंगा, कि एक सेक्शन है उसको अपनी फॉर्म में, अपनी आप उसमें लिखोगे, आप वर्ड्स में लिखोगे सेक्शन को।
अपने सेल्फ नोट्स बनेंगे, तब जाकर आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीटली ग्रास्प कर पाओगे। हमें रट्टा नहीं मानना, कंसेप्ट क्लैरिटी से चलना है। और आपको मैंने आज थोड़ा सा अपने बारे में ये दिखा दिया कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। हमें कंसेप्चुअली समझना है, उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊं, हर चीज़ की स्लाइड्स बनती जाएंगी। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। अब जैसे आपने सैलोमन का केस पढ़ा था, अब सैलोमन का केस तो पढ़ लिया, बट उसको रिटेन कैसे करें, लर्न कैसे करना है, अपने पास लिखना कैसे है, उसके की पॉइंट्स क्या रखने हैं, ये सब के नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमारी गुजारा नहीं होने वाला। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम थोड़ी सी नोटिंग भी करेंगे। जैसे ये मैंने केस स्टडी है, केस को अपनी लैंग्वेज में आपको साथ के साथ लिखवाऊंगा, आप ये नोट करोगे। ये जब आप केस स्टडी को नोट कर लोगे तो आपके सेल्फ नोट्स बनते चले जाएंगे अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज को लिखना बड़ा मुश्किल है। तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा जाए कि हम किस तरह से उसको ग्रास्प कर पाए। ये चार्ट्स बनवाऊंगा मैं साथ के साथ, ये आपकी नोटिंग होगी, रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बाद सेक्शंस के सेक्शन वाइज भी आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। ये भी ओपन नहीं हो रही, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आगे फिर दिखाऊंगा कि हमने, आप मान के चलो कि हर सेक्शन को हमने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको अपना लिखा हुआ याद रहे और वही आप एग्जाम्स में लिख कर रहो। तो सीएस में तो बच्चे मेरे को बहुत अच्छी तरह से नोट करते हैं, वहाँ हम ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, बट सीए के लिए मैं एक्सक्लूसिव अलग से क्लासेस दूंगा। आपका कंटेंट कम है तो आपके कंटेंट के हिसाब से चला जाएगा, कोई मिक्सिंग नहीं करनी हमने, सीए वालों का अलग, सीएस वालों का अलग। सीएस वालों की डेप्थ बहुत बढ़ जाती है, सीए वालों को उतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बट एक एक चीज़ पूरी करनी है, कंसेप्चुअली चलना है और उसको समझना है। तो अब मैं अगर क्रक्स निकालूं, तो हमने आज की क्लास में जो थोड़ा बहुत समझा, हमने ये समझा कि रोल ऑफ कंपनी, कंपनी का रोल क्या है। कंपनी का रोल, कंपनी बनाने वाली भी पब्लिक है और कंज्यूमर भी पब्लिक है, एम्प्लॉयमेंट भी पब्लिक को मिल रही है, और जो टैक्स बेनिफिट हैं वो भी कंपनी को मिल रहे हैं। जो कंपनी टैक्स पे करेगी, इकोनॉमी का पिलर, और जॉब भी हमें ही मिलनी है इन कंपनियों के। या तो हम इन कंपनियों का माल बना बेच रहे हैं, या कोई शॉपकीपर है, मान लो मोबाइल शॉप पे जाते हो तो मोबाइल शॉपकीपर किसका मोबाइल बेच रहा है, कंपनी का बनाया हुआ। कार बाइक स्कूटर के शोरूम में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो किसका माल बना हुआ बेच रहे हैं, कंपनी का। आप रिपेयर करवाने जाते हो, कितने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो किसकी है, ये बड़ी कंपनियां हैं। तो ये बड़ी कंपनियां एक लार्ज स्केल एक्टिविटी कर रही हैं और उसके साथ बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल भी प्ले कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, इकोनॉमी को इनकम दे रही हैं। अब इनके लिए हमने लॉ पढ़ने। अब लॉ जब हम पढ़ेंगे, एक सेकंड आते हैं इस पे, ये देखो, ये कंपनीज एक्ट, इनकी वेल रेगुलेशन के लिए ये लॉ बना, कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में प्रोविजंस, लॉ, सेक्शंस, रूल्स, इन सब के मतलब एक एक वर्ड के आगे मैं समझाऊंगा। प्रमोटर क्या होंगे, मेमोरेंडम कैसे बनेगा, कैपिटल कैसे इशू होगी, मेंबरशिप, ट्रांसफर, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, जनरल मीटिंग, इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स, ऑडिटर, सीए, आपके नाम को डिफाइन किया गया है।
आपके रोल को डिफाइन किया गया है। कंपनी में ऑडिटर कंपलसरी है, इसका भी सेक्शन है। सेक्शन नंबर 139 में लिखा है एवरी कंपनी शैल हैव ऑडिटर। तो हर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, वो सेक्शन 139 में लिखा है। दिस इज सेक्शन 139 मतलब रूल नंबर 139 एक तरह से गवर्नमेंट ने बना दिया कि हर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, ऑडिट होगी। जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की एक लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर हो जाए तो होती है, जबकि कंपनियों की ऑडिट हर कंपनी की कंपलसरी है, चाहे टर्नओवर जीरो है, चाहे लॉस में है, चाहे बंद है। और ऑडिटर सीए ही होगा, मेंबर ऑफ द आईसीएआई। तो आपके लिए भी इसमें सेक्शन डाला गया 139 में, यही लिखा गया कि एवरी कंपनी शैल अपॉइंट, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इस तरह से ये 470 सेक्शंस आप पढ़ोगे। इन सेक्शंस में अब जैसे सबसे पहले सेक्शन 1 आ जाता है। सेक्शन 1 क्या कहता है कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 1 सबसे पहले यही तो बताएगा ना कि मैं कंपनी एक्ट हूँ और मैं किस पर एप्लीकेबल हूँगा। तो उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी नंबर 1 में, मैं कंपनी लॉ, मैं पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल होऊंगा। और किस दिन एप्लीकेबल होऊंगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो 1 अप्रैल 2013 को गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया था। किस किस पर एप्लीकेबल होगा, जो भी कंपनियां इस एक्ट के अंडर आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट जैसे हमारा आईसीएआई हो गया, आरबीआई हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करे, इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऐसे सेक्शन 1 सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस आएंगी। तो सेक्शन 1 ने पहले क्या बोला कि मैं एप्लीकेबल कहाँ हूँगा। सेक्शन 1 कहता है कि मैं कंपनी एक्ट पूरे हिंदुस्तान में जो भी कंपनी की फॉर्म में काम करेगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाऊंगा, मतलब मेरे लिखे हुए रूलों को मानना पड़ेगा। सेकंड, कंपनी जो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई या बैंकिंग कंपनी जो आरबीआई के अंडर आ जाती है, उस पर भी कंपनी लॉ के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, जैसे आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये कंपनी है। फिर इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी का पब्लिक इशू आ रहा है जैसे आप सुन रहे हो, तो उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कंपनी एक्ट। बाकी आप आईसीसी प्रूडेंशियल लिस्टेड कंपनी है, एचडीएफसी लिस्टेड कंपनी है, ये सब इंश्योरेंस कंपनियां हैं। बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आप एनडीपीएल बीएसईएस देखते हो, टाटा पावर लिस्टेड कंपनी है। स्पेशल एक्ट वाली आरबीआई, एलआईसी, आईसीएआई, इन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर अप्लाई करे। तो सेक्शन 1 ने अपनी इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दी, आगे इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सेक्शंस क्या हैं। सेक्शन 2 में आएंगे हर वर्ड की डेफिनेशन, कि जो जो इस एक्ट में अप्लाई हो रहा है डेफिनेशन। सेक्शन 3 में फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ कंपनी, कितनी कंपनियां इनकॉर्पोरेट किस तरह से हो सकती हैं। तो सेक्शन 3 कहता है 3 तरह की कंपनियां रजिस्टर्ड कर लो भाई, आप कंपनी एक्ट में आ रहे हो तो। याद करो मैंने बताई थी, पहली अकेला काम करना है तो ओपीसी, 2 या 200 तक काम करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 7 या अनलिमिटेड लोगों से पैसा लेना है, जैसे रिलायंस 31 लाख शेयर होल्डर बनाकर बैठी है, तो आपको पब्लिक कंपनी की फॉर्म में आना पड़ेगा। तो सेक्शन 3 आपको चॉइस दे रहा है कि दिस इज द चॉइस, 3 टाइप्स ऑफ कंपनी है, चूज कर लो किस तरह से बिजनेस करना है। अकेले करना है, 200 तक लोगों से करना है, 200 से ज़्यादा करना है। अब आपको लाइबिलिटी लिमिटेड रखनी है, अनलिमिटेड रखनी है, इस पर भी आएंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बड़ा वास्ट टॉपिक है, वो भी चॉइस दे रहा है। इस तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे। सेक्शन 4 कहता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज लाइक पार्टनरशिप डीड। मेमोरेंडम में लिखा जाएगा, सब मिलकर सब्सक्राइबर लिखेंगे कि कंपनी का नाम क्या होगा, काम क्या होगा, कंपनी कैसे चलेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल में, और उसको हम रजिस्टर कराएंगे जाके। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 आर्टिकल्स का, इस तरह से सेक्शन नंबर चलते जाएंगे कि कैसे कैसे हमें काम करना है। सेक्शन 7 आएगा इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी रजिस्टर करानी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो सेक्शन 7 में आ जाएगा। तो ठीक है जी, तो आज हमें इतना समझ आया कि हम कंपनी लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमें कंपनी का मीनिंग समझ आया। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपके लिए और क्लासेस आती जाएंगी। ये एक थोड़ा सा आपको आज स्टार्ट कराई है मैंने कि आप थोड़ा सा कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो कंपनी को पढ़ो, कंपनी की इंपॉर्टेंस को पढ़ो, तभी आप आगे जाकर उसको समझ पाओगे, उन लॉ के प्रोविजंस को, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अभी काफ़ी बातें करेंगे, काफ़ी कंपनी से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।